नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हिस्ट्री के क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री के क्लास चल रही है। स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने लौकिक साहित्य के बारे में देखा था। ठीक है, साहित्य में दो तरीके का साहित्य होता है, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य। तो हम लोग लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। लौकिक साहित्य के बारे में हम लोगों ने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लास्ट जो हम लोग की क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने भारत में जो इंडियन राइटर्स उन्होंने क्या क्या लिखा था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और जिस हम लोगों ने चर्चा किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो फॉरेन राइटर्स लिखे हैं, ठीक है, विदेशियों के विवरण जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग विदेशियों के विवरण में पढ़ेंगे और देखते हैं क्या क्या है उसमें। ठीक है, उसमें तीन टाइप से हम लोगों ने थोड़ा सा चीजों को देखना है। एक तो हम लोग को देखना है विदेशियों के विवरण में ग्रीक और रोमन, ठीक है, यूनानी और रोमन लोगों ने कुछ लिखा है भारत के संदर्भ में, वो क्या हो गया। और दूसरा चाइनीज लोगों ने, चीनी लोगों ने क्या लिखा है। और तीसरा अरबी लोगों ने क्या लिखा है। ठीक, ये यानी कि तीन तरीके से हम लोग चीजों को देखेंगे विदेशी स्रोत में। तो ध्यान रखना है, भारतीय स्रोत तो हम लोगों ने देख लिया, मतलब जो भारत के राइटर्स हैं उसका। विदेशी स्रोत में अगर लिखना हो, विदेशी स्रोत में जानना हो तो तीन प्रकार से चीजों को देखना है। पहला हो गया यूनानी यानी ग्रीक, ग्रीक को यूनान है ना, यूनानी हिंदी में बोलते हैं, ग्रीक वैसे होता है। और रोमन, ठीक है, रोमन यानी कि इटली का रोम हो गया। और ये आपको ग्रीक जो यूनान होता है, यूनानी, वहां के भी दोनों लोग थे। यूनानी रोमन एक साथ हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग चीनी राइटर का देखेंगे, चाइनीज राइटर कौन कौन थे, और अरबी राइटर्स को देखेंगे। तो अरबी ओबियस है, कब आएगा, अरबी ओबियस है पूर्व मध्यकाल के आसपास आएगा सब। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बुक्स ऐसे मिलेंगे, कुछ ऐसे भी बुक्स मिलेंगे अरबी में खास करके, जो कि प्री मेडाइवल के 750 800 900 के आसपास है ना, वो तो एक एक उसका पीरियड मिलेगा। तो आप वहां पे देखेंगे कि एक तरीके से क्या रीजनल लीडर भी दिखेगा, और वहां पे थोड़ा सा क्या दिखेगा आपको, पूर्व मध्यकाल की स्थिति भी शुरू हो जाती है। ठीक है, मेडाइवल पीरियड वाला भी थोड़ा सा टच उसमें मिलेगा। तो थोड़ा सा परेशान नहीं होना, देखना है उसको। यूनानी लेखक को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। सिकंदर जो है था, सिकंदर को आपको पता है, ब्यास नदी के पास आकर के फिर क्या हो गया था, वापस चला गया था, राइट। ब्यास नदी को क्रॉस नहीं किया था। तो सिकंदर के है ना, सिकंदर को एक हम लोग क्या मानते हैं, सिकंदर को एक हम लोग बेस मान के चल रहे हैं कि सिकंदर के पूर्व के लेखक कौन है, सिकंदर के समकालीन लेखक कौन है, और सिकंदर के बाद के लेखक कौन है। इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो आराम से चीजों को समझ पाएंगे। अदरवाइज अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत होगी, कौन कब आया है, कौन कब नहीं आया है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा, तो इस तरीके से देखना है। तो एक पहले हम लोग क्या देखते हैं, यूनानी लेखक में हम लोग देखते हैं पहले सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखक, सिकंदर के समकालीन लेखक और सिकंदर के बाद के लेखक। ठीक है, तो वन बाई वन करके थोड़ा सा चीजों को देखते हैं और समझते हैं, राइट। सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखक, ठीक है, यानी कि सिकंदर जब भारत में आया था, राइट, ब्यास नदी से वापस चल गया था क्योंकि उसके सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो सिकंदर के पूर्व के कौन कौन से यूनानी लेखक है, तो ध्यान देना है। टेसियस एक है, टेसियस ईरानी राजवैद्य, ठीक है, ईरानी राजवैद्य यानी कि ईरान से संबंधित, ईरान के जो शासन था उससे संबंधित है टेसियस। लेकिन एक ध्यान में देना है कि भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की। कुछ ऐसे भी राइटर्स होते हैं, ध्यान में रखना है कि खुद होते हैं, कुछ ऐसे राइटर्स जो होते हैं खुद होते हैं कोर्ट में। ठीक है, क्या होते हैं, कोर्ट में खुद होते हैं। जैसे महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी अपने साथ भी दो तीन राइटर्स को लेकर चलता था। ठीक है, आप लोग अभी देखेंगे जब मध्यकाल आप लोग पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से कुछ तो शासक खुद देता है, कुछ जो राइटर्स होते हैं आंखों देखी लिखते हैं, कुछ किसी के सुने हुए कहे सुने पे लिखते हैं। इस तरीके से अलग अलग रखता है, तो ध्यान में रखना। ये टेसियस जो है ईरानी राजवैद्य, भारत के विषय में जितने इन्होंने लिखा है, जानकारी इन्होंने लिया था, कैसे लिया था, ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। इट मीन्स टेसियस जो था कभी भी इंडिया नहीं आया है। ठीक है, टेसियस कभी इंडिया नहीं आया है, तो ध्यान में रखना है। हेरोडोटस ने, है ना, एक अच्छी बुक लिखी है। हेरोडोटस के बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। हेरोडोटस के बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिका। और फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है हेरोडोटस को। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो इतिहास लिखने की जो परंपरा चली, इतिहास जो लिखा जाता है, तो जो ये ग्रीक वाले जो इतिहास लिख रहे थे, तो वो थोड़ा सा क्या थे, वस्तुपरक थे, मतलब चीजों को एज इट लिखने की कोशिश करते थे, है ना। जैसे बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं तो क्या करते हैं, शासक को बढ़ा चढ़ाकर लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जो ग्रीक वाले राइटर्स हैं थोड़ा सा सही लिखेंगे, थोड़ा सा वस्तुपरक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं है, जो रेबिलियंस हो गए हैं, ठीक है, या जो ग्रीक के शासक हो गए हैं, ठीक है, यदि उन्होंने कहीं पर अटैक किया है तो उसको तो बढ़ा चढ़ाकर लिखेंगे ही थोड़ा बहुत, ये सब तो लिखना ही होता है। ठीक है, इसे भी इनके इतिहास में मिलेगा। तो हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बीसी में है, इतिहास का पिता कहा जाता है। और इनके बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका इनके बुक का नाम है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। सिकंदर के समकालीन लेखक कौन से थे, पहला पार्ट हम लोगों ने देखा। दूसरा पार्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, सिकंदर के समकालीन लेखक कौन थे, नियारकस हो गया, अनसीक्रीटस हो गया, अरिस्टोबुलास हो गया। यदि क्वेश्चन पूछे,
ठीक है, कि किसके बारे में, यदि साहित्य और स्रोत के बारे में आप लोगों को लिखना है तो ध्यान में रखना है सिकंदर के समकालीन में एक दो का नाम ध्यान रखिएगा, नियार्कस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलास। ठीक है, इन लेखकों के विवरण से तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप पूछेंगे सर इनके बुक्स वगैरह के नाम, बुक्स वगैरह के नाम नोन नहीं है। ठीक है, बुक्स वगैरह के बारे में बहुत सारा आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर नहीं लिखना है, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया है। राइट, कि नियार्कस ने कौन सी बुक लिखी, अरिस्टोबुलास ने कौन सी बुक लिखी, ऐसा कहीं क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, अगर आप ग्रीक का अगर हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे, ठीक है, अब यदि आप इंडो ग्रीक वाला, इंडो ग्रीक नहीं, अगर ग्रीक का पढ़ेंगे, रोमन का अगर पढ़ने लगेंगे, तो वहां के तो बहुत सारे जो इतिहासकार है वे अपने तरीके से लिखे हैं, लेकिन आपको बस शासक का नाम ही देखना है, कि उनके जो राइटर्स का नाम देखना है कि ये सब बुक्स लिखे हैं जो कि कुछ अपना जो कुछ भी लिखे हैं, लेकिन भारत के बारे में डिस्क्रिप्शन इनका है। राइट, तो इन लेखकों के विवरण से तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी मिलते हैं। ये सब सिकंदर के समकालीन लेखक हो गए, नियार्कस हो गया और अनेसिक्रिटस हो गया और अरिस्टोबुलास हो गया। ठीक है, अब सिकंदर के बाद के लेखक आएंगे। सिकंदर के बाद के लेखक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वे इंडिया आ रहे हैं, इंडिया में रह भी रहे हैं, है ना, एक दो ऐसे भी इसमें लेखक हैं। तो सबसे पहला लेखक कौन आएगा, ऑब्वियसली मेगास्थनीज आएगा। ठीक है, अब मेगास्थनीज किसके समय में आएगा, मेगास्थनीज के बारे में बताइए किसके समय में आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, इनका बुक का क्या नाम रहेगा, इंडिका बुक। अब मेगास्थनीज के बारे में तो खैर बहुत है, बहुत सारे चीज हम लोग जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि मेगास्थनीज क्यों आए, कैसे, क्या क्या लिखा है। ठीक है, शहर के बारे में, पटना पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया, कैसे कैसे उसने कमेटी बनाया है। ठीक है, कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, वो सारे कुछ हम लोग मेगास्थनीज और इंडिका के बारे में उसमें पढ़ेंगे। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र पढ़ेंगे और उस तरीके से, है ना, मेगास्थनीज के इंडिका पढ़ेंगे तो उसे पूरा लगभग मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चल ही जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा इंस्क्रिप्शन को ऐड कर दिया जाए तो इसके अलावा और कोई स्रोत ही नहीं है, सारा सारा उसमें समाहित हो जाता है, तो उसमें देखेंगे। लेकिन अभी एज ए बुक, है ना, बहुत थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी तत्कालीन मौर्य वंशीय क्या समाज और संस्कृति का विवरण। ठीक है, और यूनानी राजा सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब 14 साल तक इन्होंने रहा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 साल तक, और यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत। ठीक है, सेल्यूकस का फाइट हुआ था किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, पता ही आपको 305 बीसी में हुआ था ना, यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। और फिर फाइट हुआ था, फाइट कहा जाता है फाइट नहीं हुआ था, एक तरीके से एग्रीमेंट ही हो गया था, एग्रीमेंट में उन्होंने कुछ दिया था, तो सब हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। डाइमेकस से कहा गया। ठीक है, डाइमेकस जस्ट अगला रहेगा, मेगास्थनीज जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का रहे उसी तरीके से डाइमेकस उसके अगला, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन रहेगा, बिंदुसार रहेगा। ठीक है, यहाँ का शासक कौन रहेगा मौर्य वंश का, बिंदुसार रहेगा। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आएगा, डाइमेकस आएगा। ठीक है, डाइमेकस, लेकिन ध्यान रखना सीरियन नरस एंटियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के राज दरबार में। ठीक है, अब ये ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चन आता है, यूपी में क्वेश्चन कई बार आया था ना, मैच कराने के लिए कि मेगास्थनीज जो है किसका शासक है, तो ग्रीक है ये, यूनानी है ये। ठीक है, उसी तरीके से डाइमेकस क्या है, सीरियन नरस है, सीरियन है। ठीक है, सीरियन नरस एंटियोकस के राजदूत है ये, और ये किसका राजदूत है, ये सेल्यूकस का राजदूत है मेगास्थनीज। राइट, तो सेल्यूकस का राजदूत है और ये यूनानी राजा है, ग्रीक है, ग्रीक किंग है ये सेल्यूकस। और यहाँ पे डाइमेकस जो है किसका राजदूत है, सीरियन एंटियोकस के राजदूत है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, ये डाइमेकस जो है सेल्यूकस से संबंधित है, ये यूनानी राजा से संबंधित है, या मिस्र से संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन मैच कराने के लिए आते हैं, तो ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्लाइड को आराम से बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से यानी कि मेगास्थनीज आ गया, मेगास्थनीज कहाँ का हो गया, यूनानी हो गया, यूनानी राजा सेल्यूकस के राजदूत के रूप में। उसके बाद डाइमेकस आ गया, डाइमेकस सीरियन नरस किसका, एंटियोकस के राजदूत के रूप में। और उसके बाद तीसरा आएगा डायोनिसियस। ठीक है, अब ओबियस है डायोनिसियस किसके बाद आएगा, तो जैसे आप लोग वहां पे देखे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के पुत्र अशोक। ठीक है, तो अशोक के शासनकाल में भी एक आएगा, तो कौन आएगा, डायोनिसियस आएगा। ठीक है, कौन आएगा, डायोनिसियस आएगा। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो डायोनिसियस क्या रहेगा, डायोनिसियस किसके शासक के रिलेटेड रहेंगे, मिस्र टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत रहेंगे, मिस्र टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के राज दरबार में। तो यहाँ पे तीन चीजें आप लोगों ने देखा, मेगास्थनीज देखा, डाइमेकस देखा और डायोनिसियस देखा। मेगास्थनीज हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, डाइमेकस हो गया बिंदुसार, और डायोनिसियस हो गया अशोक। और तीनों के अलग अलग जो रिलेटेड है, बाहर के जो विदेशी राज से संबंधित जिसका राजदूत है वो अलग अलग हो गया। ठीक है, मेगास्थनीज किससे हो गया, ये यूनानी राजा हो गया, डाइमेकस किसका हो गया, सीरिया नरस हो गया, और डायोनिसियस किसका हो गया, मिस्र नरस हो गया। और तीनों शासक के नाम अलग अलग है जिसके राजदूत है, यूनानी राजा सेल्यूकस के हो गए, डाइमेकस हो गया किसका, सीरिया नरस एंटियोकस का, और डायोनिसियस हो गया मिस्र टॉलमी फिलाडेल्फस का। तो इसका मतलब यहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, कितना, 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन उठा करके सिंपल से पूछ भी देगा, डाइमेकस किससे रिलेटेड था, सीरिया नरस था किसका था, मिस्र नरस था किसका था, किसका राजदूत था। ठीक है, तो तीन तरीके से यहाँ पे चीजों को देख लेना है। एक तो ये हो गया
इतिहासकार के रूप में, ये सब जो इतिहासकार हैं, है ना, जो इन्होंने लिखा है। और उसके बाद किसके राजदूत रहे उसको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, क्या देखा, किसके राजदूत रहे इसको भी हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद किसके समय में आया था, है ना, मतलब भारत में शासक कौन था, ये हम लोगों ने देख लिया था। 3 टाइप से कम 9 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ठीक है। भारत में शासक कौन था, ठीक है। तो इतिहासकार में मेगास्थनीज डाइमेकस डायonysius हो जाएगा, किसके राजदूत थे, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको ये भी देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपको शासक देख लीजिए, शासक देख लीजिए, या फिर स्टेट का नाम कहिएगा, ठीक है, किस राज्य के राजदूत है, स्टेट का नाम कहिएगा, जैसे ये हो गया यूनानी, ये हो गया सीरियन, ये हो गया मिस्र, इस तरीके से। तो थोड़ा सा इस स्लाइड को आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। 3 शासक हैं, ठीक है, सिकंदर के बाद वाले हैं ये सब, राइट, सिकंदर के बाद वाले हैं ये सब। तो मेगास्थनी, डाइमेकस, डायonysius। मेगास्थनी आ जाएगा अशोक, मेगास्थनी आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डाइमेकस आ जाएगा बिंदुसार के समय में, और डायonysius आ जाएगा किसके समय में, अशोक के समय में, ठीक है। मेगास्थनी रहेगा यूनानी राजा सेल्यूकस के राजदूत, डाइमेकस रहेगा सीरियन एंटियोकस का राजदूत, और डायonysius रहेगा अम्बिसिनस किसका, टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत, राइट। ये सब है ना इंपॉर्टेंट है थोड़ा, सिकंदर के बाद के लेखक। चलिए, अब इसका मतलब ये होगा कि बस इतना ही लेखक है क्या, नहीं, कुछ और भी है, ठीक है। अब कुछ और भी है, उसके बारे में भी देखना है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसी में एक बुक है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन से आया था, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, राइट। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है, तो लेखक इसका नहीं पता, लेखक इसका अननोन है, ध्यान में रखना है। इसके लेखक जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है, तो ध्यान में रखना है, कौन है ये, अननोन है, ठीक है। अननोन मतलब अज्ञात है, पता नहीं किस इन्होंने, पता नहीं है कि इस बुक को किसने लिखा, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन से बुक को किसने लिखा ये पता नहीं है अभी तक, किसी को अननोन है, अज्ञात है। तो यदि कहीं क्वेश्चन आ जाए कि हु इज द राइटर ऑफ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन से, तो आपको क्या बोलना है, अननोन, अज्ञात, ठीक है। अब अज्ञात रहे तो उसको ये मत समझ लिया कि कोई राइटर का नाम नहीं, अज्ञात मतलब अभी तक किसी को पता नहीं है इस बुक को किसने लिखा है, लेकिन इंडिया के संदर्भ में डिस्क्रिप्शन देता है, भारत के संबंध में जानकारी देता है, राइट। और कब का है ये, 20 से 115 ईस्वी के बीच, कब है, 20 से 115 ईस्वी के बीच के बारे में जानकारी देता है। क्या है, भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का विवरण, यानी कि इकोनॉमी के संदर्भ में कुछ जो इंडियन डॉकयार्ड्स हो गया, बंदरगाह हो गया, ट्रेड जो है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ गया है, सिंगल लाइन के क्वेश्चन भी आया था, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है, तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। सब जितने स्लाइड्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाएगा, परेशानी होना, सारे इंपॉर्टेंट, सारे याद करना है, सब ऑथेंटिक है, सब ब्रांडेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरीके से प्लिनी का एक बुक है नेचुरल हिस्टोरी का, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री भी कहीं लिखा होता है, नेचुरल हिस्टोरी का भी कहीं लिखा होता है, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री अगर आ जाए तो वही बुक है, समझ लेना, अलग बुक नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री भी आता है या नेचुरल हिस्टोरी का भी आता है, किसका है ये, प्लिनी का है नेचुरल हिस्ट्री, इसे ईस्वी की प्रथम सदी में, ठीक है, ईस्वी की प्रथम सदी में लिखी हुई थी। किस क्या क्या देता है, भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज की जानकारी देता है। शॉर्ट में, बस मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे के सारे नहीं, ठीक है। तो प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री हो गया, नेचुरल हिस्टोरी का हो गया, ठीक है। उसी तरीके से एक टॉलमी का भूगोल हो गया, एक स्ट्रैबो का भी भूगोल है, ध्यान में रखना है, एक स्ट्रैबो का भी भूगोल है, किसका है, स्ट्रैबो का भी एक भूगोल है। अब भूगोल है, भूगोल के संदर्भ में अगर कहीं जियोग्राफी का आएगा तो समझ लेना है कि यही वाली बुक है ये, ज्योग्राफी का अगर आएगा कहीं पे तो समझ लेना है कि यही भूगोल के बारे में कर रहा है। तो टॉलमी ने एक बुक लिखा था, क्या नाम है उसका, भूगोल, भूगोल को आप ज्योग्राफी का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ग्रीक वर्ड जो है ना, वर्ड में थोड़ा सा चेंज आया है, क्योंकि ये सब उधर का वर्ड है ना, तो थोड़ा सा इंडिया के संदर्भ में भूगोल, और वहाँ पे इंग्लिश में ज्योग्राफी, और वैसे उनके उनके टर्म में ज्योग्राफी का ऐसे आता है। उसी तरीके से जैसे नेचुरल हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री इंग्लिश में हो गया, ठीक है, और नेचुरल हिस्ट्री को अगर उनके टर्म में बोलेंगे तो नेचुरल हिस्टोरी का, इस टाइप से बुक्स रहेंगे। तो स्ट्रैबो का भी भूगोल है, टॉलमी का भी भूगोल है, कहीं से भी आएगा कुछ मैच वैच कराने के लिए क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया पूरा ग्रीक हो गया, ठीक है, और रोमन हो गया, दोनों तरीके से। एक तरीके से जो एंशिएंट के रिगार्डिंग जो बुक्स था उसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या, चाइनीज का देखते हैं, चीनी यात्री, ठीक है। चाइनीज में आप लोग देखेंगे कि इंडिया का चाइना के साथ ऐसा कुछ रिलेशन शुरू से नहीं रहा एंशिएंट में, कि वहां के लोग जो है ना, राजदूत के रूप में जैसे आ रहे हैं वैसे कोई भेजा जाए। इंडिया के चाइना के साथ शुरू से एंशिएंट से ऐसा कोई संबंध नहीं रहा है, जैसे भारत का संबंध रहा है सेल्यूकस वगैरह के साथ, जो वहां के राजदूत आ रहे हैं, ठीक है। तो चीन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये चाइनीज वाला ट्रेडिशन में था कि उनके यहाँ से कुछ लोग निकलते थे भ्रमण के लिए, ठीक है। अब भ्रमण के लिए निकलते थे तो कहीं ना कहीं आकर
ठीक है, बैठते थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसे है कि कुछ इतिहास लिखने के लिए आते थे, यानी कि कुछ समाज के बारे में लिखने के लिए आते थे। तो ध्यान देना, चीनी यात्री में कौन कौन आएंगे शुरू से देखना है। फायान सबसे पहले आए थे, फायान चीनी यात्री में सबसे पहले आया था। किसके समय में आएंगे? गुप्त काल के समय में आएंगे। ठीक है, तो गुप्त शासक उस समय कौन रहेगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। सिंपल सी बात ध्यान में रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य छोड़िए, वो तो उपाधि है। तो अगर आए फायान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1-2 मिल जाएगा ना, डिफरेंस समझ लेना है। आप अभी मौर्य वंश में भी चंद्रगुप्त पढ़े थे, तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त आएगा, वहां पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य बस पढ़ना है। 1 2 3 का वहां सीक्वेंस नहीं है, सीरीज नहीं है। ठीक है, एक ही है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। ठीक है, अब अशोक के अलग है, अशोक का उत्तराधिकारी अलग है। लेकिन यहाँ पे जो आपको गुप्त वंश में आएगा, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ये जो है फायान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। अब विक्रमादित्य जो है इनके क्या है? उपाधि है। टाइम पीरियड कब हुआ ये इनका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय का 375 से 415 के बीच में। ठीक है, भारत है, तत्कालीन भारत की क्या सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। ठीक है, और विशेष रूप से बौद्ध धर्म पर लिखा, क्योंकि बौद्ध धर्म का आगमन हो चुका था। अच्छा, यदि मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, यहाँ पे कोई एक राइटर बताइए जिन्होंने जिन्होंने इस्लामिक ग्रंथ लिखा है, क्या नाम आएगा उसका? ऑब्वियस है, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो इस्लाम धर्म आया ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा चीजों को भी देखना। अभी तो इस्लाम धर्म आया ही नहीं, तो अभी इस्लामिक बुक कैसे आएगा? कौन लिखेगा इस्लामिक बुक? इस्लामिक बुक कब आएगा? बाद में आएगा, 612 ईस्वी के बाद, यानी कि 700-800 के आसपास वो सब आएगा बुक्स। तो इसी तरीके से अभी चूंकि बौद्ध धर्म आ गया, तो बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग बुक्स अभी आने शुरू हो जाएंगे। बौद्ध धर्म तो खैर 600 BC के आसपास ही आ गया था, बात कर रहा हूँ। तो ऐसे भी थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है, कौन से बुक्स कब लिखे जा रही है, कौन से बुक्स बाद में लिखी जाएगी, इन सब सारी चीजों को। ठीक है, तो फायान किसके बारे में लिखेंगे? विशेष रूप से बौद्ध धर्म पर लिखा है। उसके बाद अगला देखिए, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। ह्वेनसांग कनौज के राजा हर्षवर्धन, ठीक है, कनौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया है। ठीक है, कनौज हर्षवर्धन का टाइम पीरियड 606 से 647, तो इसी बीच में आएंगे ह्वेनसांग। 10 साल तक भारत में भ्रमण किए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। नालंदा विश्वविद्यालय जो काफी फेमस है। ठीक है, तो 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। भारत यात्रा का वृत्तांत जो है किस नाम से इन्होंने किया? CU की। ठीक है, इंडिया में जो ट्रेवल किए और उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, तो उसके बारे में पूछता है उस बुक का क्या नाम है, तो इन्होंने बुक का नाम क्या रखा? CU की। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि CU की के नाम से किसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, भारत का यात्रा वृत्तांत लिखा? तो किसने लिखा? ह्वेनसांग ने। ठीक है, तो ह्वेनसांग का भारत यात्रा के वृत्तांत को क्या बोलेंगे? CU की बोलेंगे, इंडिया के संदर्भ में, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस नाम से है। और देखिए कितनी बड़ी बात है, 138 देशों के यात्रा विवरण का इसमें जिक्र है। ठीक है, 138 देश का, राइट। हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, किसके समय में? ह्वेनसांग हर्ष के समय में आएंगे। हर्ष यानी कि हर्षवर्धन के समय में। तो हर्षवर्धन के जो आसपास के एरिया, हर्षवर्धन का जो सर्कमस्टांसेस रहेंगे वो सब के बारे में लिखेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन है वो लिखेंगे, सोशल कंडीशन है वो लिखेंगे। ठीक है, राइट। रिलीजियस कंडीशन है वो सब लिखेंगे। तो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, है ना, पॉलिटिकल कंडीशन से ये सब के बारे में ह्वेनसांग लिख रहे हैं। ठीक है, तो दो आप लोगों ने देख लिया, दो यात्री का देख लिया। फायान इंपॉर्टेंट है, ह्वेनसांग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि दो ही से एंड हो रहा है। चाइनीज ट्रेवलर और भी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं उसके बाद देखिए कौन आ रहा है, हुइली आ रहे हैं। हुइली जो है कौन है? ह्वेनसांग के मित्र है। ठीक है, हुइली जो है ह्वेनसांग के मित्र है। तो अगर कहेंगे ह्वेनसांग का जीवनी किसने लिखी, तो तत्कालीन भारत पर प्रकाश। ठीक है, ह्वेनसांग का जीवनी किसने लिखी? तो हुइली ने लिखी थी। अगर कहीं क्वेश्चन है ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी, तो हुइली ने लिखी है। ह्वेनसांग खुद ही अपने कई सारे चीजों को लिखे हैं। ठीक है, एक इत्सिंग हो गया। ठीक है, इत्सिंग का टाइम पीरियड 613 से 715 के लगभग भारत भ्रमण किए इत्सिंग। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में इन्होंने बताया इत्सिंग ने, और उस समय के भारत पर प्रकाश डाला है। तो इत्सिंग यानी कि हर्षवर्धन यानी कि ह्वेनसांग। ठीक है, फायान के बाद ह्वेनसांग, ह्वेनसांग के जीवनी हुइली लिखेंगे, और ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग आएगा। तो क्रोनोलॉजी में भी सजाने के लिए दे सकता है। ठीक है, और उसके बाद मातवान लीन है, हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में मातवान लीन थोड़ा सा चाइनीज नाम है, चाइनीज थोड़ा सा टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बट फायान, ह्वेनसांग इसके बारे में तो आप लोग पता होगा, ये सब टर्म से आप लोग परिचित होंगे। इत्सिंग तक आपको पता होगा, इत्सिंग भी आया था, इसके बारे में पता होगा। मातवान लीन हो सकता है आप लोग नहीं जान रहे हो, चाओजू कुआ नहीं जान रहे हो। ठीक है, मे भी, तो चाइनीज है सब। मातवान लीन हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में, और एक और यात्री है चाओजू कुआ, चोलों के इतिहास के बारे में। तो 5 आप लोगों ने देखा है ना, 5 आप शुरू किए हर्षवर्धन से, क्या बोलते, फायान से। फायान पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। उसके बाद आप लोगों ने देखा
ह्वेनसांग, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आप लोगों ने देखा ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी, हुईली ने लिखी। टीयूकी के नाम से खुद हर्षवर्धन ने अपने, है ना, भारत की यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा। और उसके बाद हर्षवर्धन नहीं, हर्षवर्धन के जो ट्रेवलर है उन्होंने, ठीक है, ह्वेनसांग ने। और ईस्ट सिंह जो है कब आया, ईस्ट सिंह 613 से 715 के बीच में है। इन्होंने भी पूरा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। मातवान लिन ने लिखा हर्ष के पूर्वी एवं चाओजुक हुआ किसके बारे में, चोल के बारे में। तो च से च याद रखिएगा, ठीक है, चाओजुक हुआ चोलों के इतिहास के बारे में लिखा है। ह से याद रखिएगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। ह से वहां पे भी याद रखिएगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन, ठीक है। ये दो तो आप लोग को याद हो जाएगा, पहला टर्म दोनों से मैच हो रहा है, यहाँ पे भी ह है, वहां पे भी ह है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी च है, ये हो जाएगा मातवालीन हर्ष के पूर्वी अभियान। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कुछ आएंगे, कई बार क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा अरबी लेखन के बारे में भी देख ले, अरबी लेखक कौन से। अरबी लेखक एक्चुअली बेसिकली अगर एंशिएंट के हिसाब से देखेंगे तो एंशिएंट तो खैर, एंशिएंट जो है अरबी लेखक, अब देखिए अरबी लेखक कब आएगा, जब इस्लाम का आगमन शुरू होगा तभी तो, है ना। अरबी लेखक का मतलब क्या हुआ, ये सब जो लिखेंगे ये सब किस भाषा में लिखेंगे, अरबी भाषा में लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो जो आप दिल्ली सल्तनत का जो आप इतिहास पढ़ेंगे या फिर आप मुगल काल का जो इतिहास पढ़ेंगे उसका लैंग्वेज क्या रहेगा, वो फारसी भाषा में लिखा हुआ रहेगा। तो जब हम लोग मेडाइवल भी जो पढ़ेंगे तो मेडाइवल में आप लोग देखेंगे सबसे पहले अरबी राइटर्स आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे, उसके बाद आपको फारसी राइटर्स आएंगे। हालांकि जो बाबरनामा है, ठीक है, जो बाबरनामा वो किस भाषा में लिखा है, वो तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है। बाबर ने तुर्की भाषा में उसको लिखा, बाद में उसका फारसी में अनुवाद किया गया था। तो इन सब चीजों को देखना है। तो अभी क्या आएंगे, अभी अरबी लेखक आएंगे, यानी कि अभी अरबियन, ठीक है। भारत पर अरबों में आक्रमण किया था ना, भारत पर अरबों में उसी समय आक्रमण किया था, 600-700 के आसपास जो आक्रमण किया था। तो अरबी लेखक अभी साथ साथ आएंगे, ठीक है। तो अरबी लेखक के बारे में कुछ कुछ देख लीजिए, क्योंकि ये जो आएंगे अरबी लेखक, ये थोड़ा कहीं ना कहीं इंडिया के प्री मेडिवल पीरियड वाला में पूर्व मध्यकाल के जो रीजनल लीडर्स हैं उसके बारे में कुछ न कुछ बताएंगे, इंडिया के बारे में कुछ कुछ बताएंगे। तो पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति के विषय में बताएंगे। तीन का नाम याद रखिएगा, अल बरूनी, सुलेमान, अल मसूदी, ठीक है। अल बरूनी के बारे में तो आप लोग फेमस होंगे, जानते होंगे, इसका हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। अल बरूनी की काफी, है ना, फेमस है, इसकी भी हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, अन्य नाम अबू रिहान, अल बरूनी का अन्य नाम अबू रिहान किसके समय में था, मोहम्मद गजनी के, ठीक है, मोहम्मद गजनी के समय में। 973 में ख्वारिज में जन्म हुआ, 1017 में ख्वारिज पर मोहम्मद गजनवी का विजय, और अल बरूनी क्या हुआ, राज्य ज्योतिष पद पर नियुक्त, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के साथ इसने भारत आया था, कौन, अल बरूनी, राइट। किताबुल हिंद, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, तहकीक हिंद। किताबुल हिंद अर्थात तहकीक हिंद में राजपूत कालीन समाज, देखिए अब है क्या, बेसिकली है किसका, अल बरूनी, मोहम्मद गजनवी का, ठीक है। लेकिन राजपूत कालीन समाज धर्म रीति रिवाज पर प्रकाश डालता है, तो इसीलिए इसको हम लोग एंशिएंट में भी थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि राजपूत कालीन प्री मेडिवल में जो था, पूर्व मध्यकालीन में राजपूत बहुत सारे थे, है ना, बहुत सारे रीजनल लीडर्स थे। तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, अल बरूनी दे रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, स्रोत के रूप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, स्रोत के रूप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अल बरूनी जो जो देखा, खास करके राजपूतों के बारे में, वहाँ के हमारे राजपूतों के समाज धर्म रीति रिवाज क्या है उसके बारे में लिख दिया। अब राइटर्स का काम ऐसा तो नहीं है, राइटर को शासक तो नहीं है, जो उसको ठीक लग रहा है लिखते जाएगा, अपने कुछ अच्छा भी लिखेगा कुछ बुरा भी लिखेगा। हमने बताया भी था राइटर के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर किसी के, जैसे आप देखेंगे हरिसेन, ठीक है, समुद्रगुप्त वाला आप देखेंगे हरिसेन, तो हरिसेन क्या लिख रहा है, समुद्रगुप्त जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें क्या है, समुद्रगुप्त का राजनीतिक अभियान पूरा के पूरा है, ठीक है। तो कभी भी शासक के कमियां नहीं लिखेगा, हमसे क्या करेगा, उसकी बढ़ा चढ़ा कर ही लिखेगा। तो इस तरीके से अल बरूनी के बारे में देख लीजिए। सुलेमान एक आया था 9वीं शताब्दी में, ठीक है, अल बरूनी से पहले, अल बरूनी से पहले, क्योंकि अल बरूनी तो मोहम्मद गजनी के समय में आया, सुलेमान 9वीं शताब्दी में आया था, 9वीं शताब्दी में भारत आगमन है। अब प्रतिहार और पाल शासकों के तत्कालीन, है ना, आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक दशा के बारे में लिखता है कौन, सुलेमान, 9वीं शताब्दी में। कौन सा, प्रतिहार और पाल, तो ये सब क्या है, पाल प्रतिहार, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब रीजनल लीडर्स है, ठीक है। उसी तरीके से एक अल मसूदी आएगा, कहाँ का है, बगदाद का। तो अल मसूदी भी किसके बारे में, राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासक के विषय में जानकारी मिलेगा। तो ध्यान में रखना है अरबी शासक में सुलेमान, प्रतिहार और पाल, और अल मसूदी राष्ट्रकूट और प्रतिहार। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकूट के बारे में कौन सा अरबी शासक ने कुछ कुछ लिखा है, तो अल मसूदी ने लिखा है। सुलेमान, ठीक है, प्रतिहार और पाल शासक के बारे में कुछ कुछ लिखे हैं, ठीक है। उसी तरीके से फारसी लेखक, अभी हम लोगों ने अरबी लेखक देख लिया, कुछ कुछ फारसी लेखक है। तो फारसी लेखक तो बेसिकली दिल्ली सल्तनत पे हम लोग फारसी लेखक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। बट जब उस समय आए थे कुछ कुछ फारसी लेखक, तो प्री मेडिवल जो है 750 से लेकर के 1206 से 1206 के बीच में, 750 से लेकर के, ठीक है, 1206 के बीच में जो प्री मेडिवल वाला जो टर्म कहलाता है, पूर्व मध्यकाल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है।
तो यानी कि 1206, यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना करा कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसके पहले भी कुछ कुछ जो है ना मिलता है, ठीक है। उसके पहले कुछ कुछ इतिहासकार है जिन्होंने लिखा है, तो उसके बारे में शाहनामा है, शाहनामा, ठीक है, किसने लिखा है, फिरदौसी ने लिखा है, ठीक है। 3 नामा कई है, शाहनामा है, फतनामा है, चचनामा है, सारा नहीं पढ़ना है, बस कम से कम शाहनामा पढ़ लीजिए इतिहास स्रोत के रूप में। अब देखिए चचनामा भी है, ठीक है, चचनामा अली अहमद लिखा है, एक फतनामा भी है। अब कहिए कि सर कितना नामा बता रहे हैं, तो छोड़िए, शाहनामा कम से कम याद रखिए, शाहनामा बुक ऑफ किंग, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आएगा बुक ऑफ किंग, लेकिन ध्यान रखना है कैसा है, फारसी का लेखक है ना, फारसी भाषा में लिखा गया, अरबी नहीं है। अरबियन हम लोगों ने देख लिया, अल मसूदी देख लिया, उधर देख लिया, अल बरूनी देख लिया, सब ठीक है। तो फारसी लेखकों के विवरण में शाहनामा, फिरदौसी, चचनामा अली अहमद लिखा है। और ये जो आप देख रहे हैं तबकात नासरी, ये बेसिकली है क्या, ये दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टार्टिंग जो है तबकात नासरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इसके बारे में थोड़ा सा बताएगा, लेकिन चूंकि उसी टाइम के पीरियड का है इसीलिए इनिशियल फेज वाला भी थोड़ा सा बता देगा, पूर्व मध्यकाल वाला। तबकात नासरी मिनहाजुल सिराज की बहुत अच्छी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है मिनहाजुल सिराज की, इल्तुतमिश वगैरह के बारे में काफी अच्छा इसमें डिस्कशन है। उसी तरीके से यूरोपीय यात्री कुछ आएंगे, मार्को पोलो वेनिस के हैं, दक्षिण के पांडव राज्य के बारे में वर्णन करेंगे, जो साउथ में जो पांडव वर्णन है, पांडव वंश है। और भी बहुत सारे हैं, यूरोपीय यात्री तो बहुत आएंगे, यूरोपीय यात्री तो आपको मिडाइवल में, मतलब आपके चलिए अकबर के समय, अकबर कह रहा हूँ, मुगल काल में तो काफी सारे यूरोपीय यात्री आएंगे, तो आपको सारा कुछ सीक्वेंस वाइज याद करना है कि अकबर के समय में कौन आया, जहांगीर के समय में कौन आया, ऑर्डर वाइज भी पूछता है, शासक वाइज भी पूछता है, ठीक है। पीटर मुंडी किसके समय में आया था, ठीक है, फादर मेंसोराट किसके समय में आया था, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन में पूछता है, तो उसको हम लोग मिडाइवल में देखेंगे। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है स्रोत के रूप में, क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आज जो हम लोगों ने पढ़ा और पहले जो हम लोगों ने लेक्चर्स देखा था, राइट, कुछ क्वेश्चन उससे रहेंगे बुक्स के और कुछ क्वेश्चन आज वाला भी रहेगा। तो बताइए, हम लोगों ने पढ़ा इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, इतिहास के पिता की पदवी भारत के किसी लेखक को नहीं दिया गया, किसको दिया गया है, ग्रीक लेखक को दिया गया है, राइट। तो बताइए किसके बारे में कह रहा है, हेरोडोटस के बारे में कह रहा है, ठीक है। हेरोडोटस क्या है, ग्रीक लेखक है, कौन है, ग्रीक लेखक है, ग्रीक जिसको आप यूनानी कहते हैं, ग्रीक लेखक है जिसको आप यूनानी कहते हैं, ठीक है। इतिहास के पिता हेरोडोटस की कौन सी बुक लिखा है इन्होंने, हिस्टोरिका लिखा है, क्या लिखा है, हिस्टोरिका लिखा है इन्होंने, ठीक है। बहुत अच्छी, बहुत मतलब फेमस बुक है। और सबसे बड़ी बात है कि हेरोडोटस जो इतिहास लिखने का जो इनका एक अपना आर्ट है, इसमें इन्होंने थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी को अपनाया है, ठीक है। हालांकि ठीक है, बारबरियन को जो है या फिर ग्रीक ग्रीक जो शासक है उसको बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है, बट फिर भी बहुत वस्तुनिष्ठ तरीके से, ऑब्जेक्टिव टाइप से लिखा गया है। सुकरात कौन थे, ठीक है, सुकरात के बारे में बताइए, सुकरात कौन थे, सुकरात प्लेटो के गुरु थे, कौन थे, प्लेटो के गुरु थे, ठीक है। अब प्लेटो, देखिए ऐसा सीक्वेंस ध्यान रखिए, सुकरात हो गए, ठीक है, सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु थे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सुकरात तो ठीक है, लेकिन प्लेटो जो अपना कॉन्सेप्ट दिए थे, प्लेटो के कॉन्सेप्ट को अरस्तु ने कट किया था। प्लेटो, अब थोड़ा सा प्लेटो किस पे ध्यान देंगे, प्लेटो आइडियलिज्म की बात करेंगे, किसके करेंगे, आइडियलिज्म की बात करेंगे, ठीक है, जिसको आदर्शवाद बोलते हैं। अरस्तु जस्ट इनके कॉन्सेप्ट को पलट देगा, हालांकि इनका शिष्य है, अरस्तु 20 साल तक प्लेटो से पढ़ाई लिखाई किया, अब पढ़ाई लिखाई करके अपने जो है ना टीचर का ही जो कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को कट कर दिया। ये क्या देंगे, ये रियलिज्म की बात करेंगे, रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, इसको आप क्या कहेंगे, आदर्शवाद कहेंगे। अब इसको क्या कहेंगे, इसको यथार्थवाद कहेंगे। तो यथार्थवाद की कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी जो है ना, आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति होता है, या तो आदर्शवाद को मानेगा या यथार्थवाद को मानेगा। कोई भी फिलोसफर, कुछ भी, किसी का भी अगर आइडियोलॉजी है, या तो आदर्शवाद को मानेगा या यथार्थवाद को मानेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कई इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, कोई भी व्यक्ति या तो एरिस्टोटल होगा, ठीक है, एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, या फिर प्लेटो के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। खैर चलिए, ये सब तो अलग इतिहास की बातें हैं, तो ये सब थोड़ा सा हो सकता है सुकरात के बारे में पूछ दे, इसीलिए मैंने सुकरात से ये सब कर दिया ना, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इस टाइप से, ठीक है। तो कौन है इतिहास के पिता, हेरोडोटस, राइट। अब ये सब जो दिख रहा है, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइसिस, ठीक है, अब ये सब चीज के बारे में आप लोग को नहीं पढ़ना, लेकिन ध्यान में रखना है, सब क्या है, सब ग्रीक लेखक है, ये सब ग्रीक लेखक है, ठीक है। सुकरात भी ग्रीक लेखक है, ये तो बहुत महान थे सुकरात, ठीक है। इनको बाद में एक तरीके से पनिशमेंट दे दिया गया था, ठीक है, मार दिया गया था एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा अगेंस्ट, ट्रेडिशन के अगेंस्ट में कुछ करने की कोशिश करेंगे ना, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करता है, शासक वगैरह एक्सेप्ट नहीं करता है। ये इस सब सारे ग्रीक, लेकिन इंडिया के संदर्भ में इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ग्रीक जब राइटिंग आएगा, है ना, ग्रीक इतिहास लिखने की बारी आएगी, तो उसमें सबकी इंपॉर्टेंस है। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं,
अपने समय में इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, लेकिन उन बुक्स का इंडिया के संदर्भ में इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, चलिए सौंदरानंद किसकी रचना है बताइए। ठीक है, सौंदरानंद किसकी रचना है? अशोक घोष की दो बुक थी, याद है कुछ कुछ। अशोक घोष की एक बुक थी बुद्ध चरित, ठीक है, और एक कौन सी थी? सौंदरानंद, इन्हीं की बुक थी, अशोक घोष की बुक थी सौंदरानंद और बुद्ध चरित। ठीक है। भास का हम लोगों ने अभी देखा, भास की बुक कौन सी थी? स्वप्नवासो दत्तम थी, स्वप्नवासो दत्तम। कल के लेक्चर्स में आप देखे होंगे स्वप्नवासो दत्तम के लेखक कौन? भास हो गए। ठीक है, भवभूति कौन है? भवभूति भी एक बुक लिखे हैं, बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन से बुक लिखे हैं? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। ठीक है, कौन सी बुक है? कादम्बरी रत्नावली प्रियदर्शिका नहीं, हर्षवर्धन की बुक है। ठीक है, हर्षचरित बाणभट्ट की बुक है। और ये कहा जाता है कि कादम्बरी रत्नावली प्रियदर्शिका जो है हर्षवर्धन नहीं लिखे, किसी से लिखवाए हैं। तो वो तीन उनकी बुक है, हर्षवर्धन की है, लेकिन हर्षचरित जो बुक है बाणभट्ट की बुक है। ठीक है, तो बाणभट्ट के बारे में मिलता है। भवभूति के भी एक बुक है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन एक अच्छा इंपॉर्टेंट बुक है भवभूति का। ठीक था, चलिए कभी याद आएगा तो बीच में स्लाइड, या हो सकता है क्वेश्चंस में आएगा तो मैं मैच करा दूंगा। भवभूति की एक बहुत अच्छी बुक है, याद करना उसको भी, किसी न किसी तरीके से याद कर लेना है इसको। ठीक है, तो सौंदरानंद किसकी बुक है? अशोक घोष। कुछ कुछ अभी बुक्स आप लोग को याद करते जाना है। ठीक है, बाणभट्ट का हर्षचरित हो गया, स्वप्न वासवदत्ता का भास हो गया, भवभूति का दिमाग में पीछे चला गया। देखिए आ गया क्वेश्चन, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? ठीक है, ध्यान रखना है, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, कैसे इसको याद रखेंगे? हर्षवर्धन है इसके, कैसे याद रखेंगे? कोई ट्रिक बन रहा है इसको? चलिए पीएनआर नंबर याद रखिएगा। ठीक है, हर्षवर्धन के लिए पीएनआर नंबर याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। पी से हो जाएगा प्रियदर्शिका, एन से होगा नागानंद, आर से होगा रत्नावली। ठीक है, पीएनआर नंबर हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन ने तीन बुक है, हालांकि थोड़ा सा कहा जाता है, आलोचना किया जाता है कि हर्षवर्धन ने अपने बुक नहीं लिखे थे, किसी से लिखवाए थे और लिख दिया था कि लिख दो हमारे नाम पे। ठीक है, खैर उससे आपको क्या मतलब, आपको तो बस ये देखना है कि किसने लिखा है। ठीक है, और बाणभट्ट जो बुक लिखेंगे उसका नाम क्या रहेगा? हर्षचरित। इनका जो है हर्ष यानी कि हर्षवर्धन के बारे में जो बुक लिखेगा उसका नाम रहेगा हर्षचरित। और ये बुक किसके द्वारा लिखा जाएगा? ये बुक लिखा जाएगा बाणभट्ट के द्वारा। और हर्षवर्धन खुद तीन किताब लिखेंगे, उस किताब का नाम क्या रहेगा? नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका जो है हर्षवर्धन का रहेगा, और हर्षवर्धन के लिए जो बुक लिखा जाएगा उस बुक का नाम रहेगा हर्षचरित, है ना। हालांकि हम लोग हर्षवर्धन के पीरियड में सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी जिक्र अभी कहाँ आई है? हर्षचरित का तो बाणभट्ट है ना, है? तो उसकी तो जिक्र नहीं है कहीं? नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका है। ठीक है ना। विशाखा दत्त क्या लिखेंगे? मुद्रा राक्षस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मुद्रा राक्षस लिखेंगे। ठीक, वात्स्यायन के भी कुछ बुक्स है, देख लीजिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था बताइए। ठीक है, वही एक बुक को हटाना है जो हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। हर्ष के बारे में जो लिखा जाएगा कौन रहेगा? हर्षचंद्र रहेगा। ठीक है, तो हर्ष कौन सा लिखेगा? प्रियदर्शिका लिखेगा, नागानंद रत्नावली। चलिए वो छोड़िए, आप पीएनआर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, पीएनआर से याद कर, पी से हो जाएगा प्रियदर्शिका, एन से हो जाएगा नागानंद, और आर से होगा रत्नावली, ये लिखेंगे। हर्षचरित के लेखक कौन रहेंगे? बाणभट्ट रहेंगे। ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में और पूरा वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। हर्ष ने लिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, यानी कि पीएनआर। और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट रहेंगे। राइट, चलिए इसको मैच कराइए, मैच करा सकते हैं तो जो जितना जानते हैं 1, 2, है ना, उसके हिसाब से मैच कराने। अच्छा, मैच नहीं कराने का रहा है, कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है,
मृच्छकटिकम के लेखक कौन रहेंगे? शूद्रक रहेंगे, बिल्कुल सही है, आप लोगों ने पढ़ा है, नाटक है एक। बुध चरित के लेखक कौन रहेंगे? अश्वघोष रहेंगे। कौन रहेंगे? अश्वघोष रहेंगे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, वसुबंधु नहीं है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, ये भी अभी आप लोगों ने देखा। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट, ये भी आप लोगों ने देखा। तो करेक्ट आंसर किसका हो जाएगा? 1, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 1, 3 और 4 हो जाएगा। तो बुध चरित ध्यान देना, बुध चरित के लेखक बुध चरित और सौंदरानंद। ठीक है, सौंदरानंद या सौंदरानंद कुछ भी बोल सकते हैं। तो बुध चरित और सौंदरानंद के लेखक कौन रहेंगे? अश्वघोष रहेंगे। ठीक है, 2 किताब उनकी है, इंपॉर्टेंट है। अब ये भी देखिए, कुछ तो आप लोग पढ़े होंगे और कुछ आपको, है ना, कुछ तो आप लोग को इसमें देखे, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जो जानते हैं कम से कम पहले उसको पकड़िए। मृच्छकटिकम के लेखक कौन रहेंगे? शूद्रक रहेंगे। ठीक है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन रहेंगे? शूद्रक रहेंगे। ठीक है, एक से भी अगर पकड़ सकते हैं तो आ जाएगा समझ में, लेकिन बाकी सारी चीजों को देखिए। बृहद संहिता के लेखक कौन रहेंगे? वराहमिहिर रहेंगे। बृहद संहिता के वराहमिहिर रहेंगे। ठीक है, और मैंने बताया था बृहद संहिता के वराहमिहिर रहेंगे। ठीक है, और विशाखा दत्त कौन सा बुक लिखेंगे? देवी चंद्रगुप्तम लिखेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, विशाखा दत्त की बुक रहेगी देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, और शूद्रक तो आप लोगों ने मिक्स करके देख लिया। बिल्हन जो रहेंगे विक्रमादित्य चरित करेंगे बिल्हन। ठीक है, डी के 5 हो जाएगा, बिल्हन विक्रमादित्य चरित करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वराहमिहिर जो है बृहद संहिता, बृहद संहिता जो है डिफरेंट टाइप का बुक है, गुप्त काल में लिखा गया है। ठीक है, अब विशाखा दत्त है देवी चंद्रगुप्तम, ये देवी चंद्रगुप्तम नहीं अलग है। कालिदास का भी जो बुक है ना, उसका भी नाम ऐसे ही रहेगा आपको, मालविकाग्निमित्रम, इस टाइप से। तो मित्रम से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, विशाखा दत्त की एक बुक है देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक मृच्छकटिकम, अब बिल्हन विक्रमादित्य चरितम। ठीक है, बिल्हन का विक्रमादित्य चरितम। तो इस तरीके से आप मैच करें। लेकिन देखिए, मैं इसमें बेसिकली क्या था, अब आप जानते कौन सा है? जानते हैं आप कम से कम मृच्छकटिकम वाला जानते हैं, सी से मृच्छकटिकम का शूद्रक हो गया। तो इससे भी एक से भी आपको यहाँ पे मैच हो जा रहा है। ठीक है, एक से भी आपको मैच हो जा रहा है। ठीक है, मृच्छकटिकम के लेखक से भी मैच हो जाना है। प्रबंध चिंतामणि इसमें नहीं है, यानी कि 5 यहाँ पे ऑप्शन दिया है और 4 यहाँ पे दिया है। और प्रबंध चिंतामणि के अगर लेखक कहेंगे तो कौन सा है? मेरी तुंगा होंगे। ठीक है, मेरी तुंगाचार्य प्रबंध चिंतामणि के होंगे। तो खैर उसका जब आएगा तो देख लीजिएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? कर्पूर मंजरी के लेखक है हर्ष नहीं है, क्षेमेंद्र है। कौन है? क्षेमेंद्र है। मालविका अग्निमित्रम के कालिदास, आप लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल सही है, अग्निमित्र के बारे में कहानी है। मुद्राराक्षस विशाखा दत्त, ये भी आप लोगों ने देखा। सौदरानंद, ठीक है, और बुद्धचरित दोनों आप लोगों ने देखा अश्वघोष का। तो गलत कौन सा हो जाएगा? कर्पूर मंजरी हो जाएगा। ठीक है, कर्पूर मंजरी के लेखक हर्ष नहीं है, क्षेमेंद्र। हर्ष जो है, हर्ष की 3 पुस्तक है, आप लोगों ने देख लिया कौन कौन सा है। एनपीआर कौन कौन सी रहेगा? एनपीआर आप लोगों ने देख लिया, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, हर्ष की है। ठीक है, हर्ष की है, हर्ष यानी कि हर्षवर्धन। चलिए, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है बताइए? स्वप्न वासवदत्ता एक नाटक है ना, कौन है इसके लेखक? भास है। कई बार हम लोगों ने चर्चा किया, नाटक है। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन रहेंगे? भास रहेंगे। ठीक है, गीत गोविंद काव्य का रचयिता कौन है बताइए? कौन कौन है? जयदेव, गुड। गीत गोविंद के लेखक, गीत गोविंद काव्य के रचयिता जयदेव। ठीक है, अब ये सब जो दिख रहे हैं आपको, सूरदास, केशव, मीरा, ये सब क्या है? मेडाइवल का पार्ट है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, गीत गोविंद वहां पे भी बीच में आएगा। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है बताइए? किसके द्वारा? है? हाँ, विष्णु शर्मा। ठीक है, तुलसीदास के द्वारा क्या लिखा गया है? महाभारत। लेकिन ये रामायण जो है ना तुलसीदास का, और वो वाल्मीकि का रामायण, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये तुलसीदास किसके समकालीन है? अकबर के समकालीन है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास जो है किसके समकालीन? अकबर के समकालीन है। और ये रामायण उस रामायण से अलग है। ठीक है, एक वाल्मीकि का भी रामायण है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल जो है, थोड़ा संदिग्ध रहता है वाल्मीकि का रामायण, लेकिन इसमें संदिग्धता नहीं है। ठीक है, ये काफी अच्छी माना जाता है। और ये सब जो है वो आपको माना जाएंगे, उसमें आएंगे किसमें? निर्गुण है कि सगुण है, उसमें आएंगे सब, तुलसीदास, रैदास, ये सब जो होंगे। और कालिदास आपको गुप्त वंश को हो गए।
ठीक है, गुप्त वंश के हो गए, और ये सब। चलिए इसमें देखिए कुछ कुछ आ रहा होगा, जो देखिए बुक्स तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पढ़ने हैं, लेकिन अभी जो स्रोत में जो आप लोग पढ़े उससे कुछ मैच हो रहा है कि नहीं, ये बेसिकली लेने का मतलब ये था क्वेश्चंस। अब देखिए कुछ कुछ एक दो बताने की कोशिश कीजिए। चलिए सरोवर में आप लोग मान लीजिए नहीं पढ़े, शूद्रक तो आप लोग पढ़े हैं, तो शूद्रक तो हो जाएगा मृच्छकटिकम, इतना तो आप लोग जान ही गए। कलहन आप लोगों ने पढ़ा, कलहन के बारे में राज तरंगिणी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कलहन के बारे में आप लोगों ने राज तरंगिणी पढ़ा। और विज्ञानेश्वर आप लोग पढ़े हैं, विज्ञानेश्वर के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग किए होंगे कि कौन क्या लिखे हैं, मिताश्रा के लेखक है विज्ञानेश्वर, ठीक है, मिताश्रा के लेखक विज्ञानेश्वर है, सर्ववर्मा का तंत्र है, ठीक है। तो चलिए अच्छा एक चीज और देखने की कोशिश की, कहीं एक दो से मैच हो रहा है, शूद्रक से यानी कि बी का तीसरा, देखिए बी का तीसरा, यानी कि अगर एक भी जानते हैं तो आपको सारा पता है, राइट, लेकिन सारा मैच करके देख लीजिए। बी का तीसरा हो जाएगा, बी का ए से देख लीजिए, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। आपको इसमें कम से कम दो तो आराम से पता ही था, कलहन का पता था, शूद्रक का पता था, लेकिन आंसर आपको एक से ही आ जा रहा है। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? मत विलास प्रहसन के लेखक कौन था, क्वेश्चन आया था, अभी हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखे होंगे, महेंद्र वर्मन, ठीक है। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? ये तो आज का ही लेक्चर्स का है बुक, ठीक है, आज के लेक्चर्स का ही ये बुक है, तो आज के लेक्चर्स के हिसाब से देख लीजिए। ह्वेन-सांग की जीवनी किसने लिखी? लाइफ ऑफ ह्वेन-सांग। ह्वेन-सांग की जीवनी हम लोगों ने कई बार बोला, हुईली ने लिखी है, तो हुईली बिल्कुल सही है, ठीक है। द नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, या नेचुरल हिस्टोरिका, हमने बताया हिस्ट्री हिस्ट्री जो है इंग्लिश टर्म हो गया, हिस्टोरिका उनके अकॉर्डिंग टर्म हो गया जो ग्रीक रोमन है, ठीक है। तो द नेचुरल हिस्ट्री किसका रहेगा? किसका रहेगा? टॉलमी का रहेगा, ठीक है, टॉलमी का नहीं रहेगा। द नेचुरल हिस्ट्री किसका रहेगा? नेचुरल हिस्ट्री आपका प्लिनी का रहेगा, किसका रहेगा? प्लिनी का रहेगा। तो वही हम लोगों ने तीन चार बुक देखा था, क्या देखा था? प्लिनी का बुक हम लोगों ने देखा था, नेचुरल हिस्ट्री, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, नेचुरल हिस्ट्री, और उसके बाद स्ट्रैबो का हम लोगों ने भूगोल देखा था, स्ट्रैबो का भूगोल देखा था, और एक और टॉलमी का भी हम लोगों ने भूगोल देखा था, टॉलमी का भी हम लोगों ने भूगोल देखा था, और एक बुक और हम लोगों ने देखा था, उसका नाम बता सकते हैं क्या है? द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है। इसका इसका राइटर कौन है? इसका राइटर अननोन है, मतलब अभी तक किसी को पता नहीं है कि इसके राइटर कौन रहेंगे, ठीक है, अननोन है, ठीक है, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो इस तरीके से देख लीजिए कौन रहेंगे। तो नेचुरल हिस्ट्री के प्लिनी रहेंगे, ठीक है, टॉलमी नहीं रहेंगे, तो गलत हो गया। हिस्टोरियल फिलिपिकल, इसका हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन चूंकि इसके हिसाब से मैच हो जा रहा है तो क्लियर हो जाएगा। द हिस्ट्री हेरोडोटस, द हिस्ट्री हेरोडोटस, या फिर इसी को आप लोग क्या कहेंगे? हिस्टोरिका भी कह सकते हैं, ठीक है, हिस्टोरिका भी इन्हीं का बुक है, ठीक है। ये हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जा रहा है, इतिहास का पिता भी कहा जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ कुछ करके याद करते रहिए, एग्जाम के हिसाब से धीरे धीरे कमांड हो जाएगा सारा कुछ। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नेचुरल हिस्ट्री किसका रहेगा? प्लिनी का रहेगा, ठीक है। और टॉलमी का बुक का नाम क्या है? ज्योग्राफिया, या फिर भूगोल इसको कहेंगे, क्या नाम है? ज्योग्राफिया या फिर भूगोल इसको कहेंगे, ठीक है, टॉलमी का भूगोल, राइट। बस, तो ये हम लोगों ने कम से कम पूरा का पूरा वो चीजें पढ़ लिया। कौन सा चीजें पढ़ लिया? विवरण पढ़ लिया। किसका विवरण पढ़ लिया? विदेशी शासकों का जो विवरण है, उसके साथ साथ हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देखा। अब आई थिंक ये जो स्रोत में है ना, ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन जो स्रोत का डिफरेंट पोर्शन है, यानी कि अभिलेख वगैरह या पुरातत्व वगैरह के संदर्भ में जो कुछ है, सिक्के वगैरह के संदर्भ में कुछ कुछ है, ठीक है, स्मारक भवन के संदर्भ में थोड़ा थोड़ा है, एक एक स्लाइड ही होगा, लेकिन अभिषेक अभिलेख के बारे में थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि अभिलेख की शुरुआत अशोक से हुई है, तो अशोक ने काफी कुछ अभिलेख लिखे हैं, तो थोड़ा सा उसमें हम लोग अभिलेख के बारे में देखेंगे, 8-10 भी देख लेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाए। बाकी हम लोग उसको मौर्य साम्राज्य में तो देखेंगे ही देखेंगे। स्रोत के रूप में अभी जो जो इंपॉर्टेंट है उसको, जैसे पुलकेशिन द्वितीय का इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन का इंपॉर्टेंट है, अशोक का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब 1-2 सातवाहन का इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम 5-6-8 जो है हम लोग अभिलेख वगैरह देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी चीजों को करते हैं, स्रोत को। थैंक यू सो मच क्लास के लिए।